everyone, welcome to my channel. Let's start with today's editorial and new words. तो आज जो आर्टिकल्स हम पढ़ने वाले हैं, देखिए फर्स्ट है नो लर्निंग फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू। इस आर्टिकल में कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं जो हम कहीं यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना बताया गया कि जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था उसमें भी 3 वेव्स आई थी। फर्स्ट वेव के बाद जो सेकेंड वेव थी वो पब्लिक की लीनियंसी एंड गवर्नमेंट की लीनियंसी की वजह से आई थी और लोगों ने ख्याल नहीं रखा और सेम गलतियां हम इस में भी कर रहे हैं, यानी कोविड-19 के टाइम पे भी हम सेम गलती को दोहरा रहे हैं। हमने स्पेनिश फ्लू से वहाँ से होने वाली गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है। सेकेंड है इज़ अवॉइडिंग ब्रेकडाउन। यहाँ पे एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है जो कि काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी इलेक्शन के चक्कर में और कोविड के चक्कर में। तो इसको हम तब पढ़ेंगे जब ये काउंसिल की मीटिंग हो जाएगी, तो उसके क्या आउटकम्स हैं, क्या डिस्कशंस फाइनली हुए हैं वहाँ पे, तब हम पढ़ेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज वो है वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स वेवर। सेकेंड इज़ unwarranted arrest and third is the Biden push button to West Asia's diplomatic reset। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से जो कि है वॉक द टॉक ऑन ट्रिप्स वेवर। तो हम सब जानते हैं कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक प्रपोजल रखा था WTO में, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, कि ट्रिप्स का वेवर प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी की जा सके ईज़िली। इसका सपोर्ट बाद में यूएसए ने भी किया, पर जब हमारे कंट्री में ही वैक्सीन बनाई जा रही हैं और अंडर पेटेंट एक्ट ऑफ 1970 हम कंपल्सरी लाइसेंसेस दे सकते हैं दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी, तो हम यहाँ पे उस कंपल्सरी लाइसेंस को इशू नहीं करना चाह रहे हैं। और गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ये एक्शन हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा और गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंसेस नहीं देना चाह रही है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को। तो एक तरफ गवर्नमेंट इस मूव का अपोज कर रही है क्योंकि वो कंपल्सरी लाइसेंस नहीं इशू करना चाह रही है, वहीं उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए WTO में गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें ट्रिप्स का वेवर प्रोवाइड किया जाए। तो राइटर का कहना है कि ये दोनों मूव्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। या तो गवर्नमेंट कंपल्सरी लाइसेंस इशू करे और अगर वो ऐसा नहीं करना चाह रही है तो ट्रिप्स वेवर, जो कि वही चीज़ है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे भी वेवर प्रोवाइड करने की मांग नहीं की जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे टेक ये है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं मेडिसिन वैक्सीन्स को बनाने के लिए, वो उनकी कमी है यहाँ पे। तो रॉ मटेरियल्स की कमी है या वो अवेलेबल नहीं है, तो ट्रिप्स वेवर प्रोवाइड कर देने से इनकी अवेलेबिलिटी हम सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टैंड है, वहाँ पे गवर्नमेंट को अपना एक प्रॉपर स्टैंड लेना चाहिए कि उसे ट्रिप्स वेवर अगर चाहिए तो कंपल्सरी लाइसेंसेस को भी इशू करे, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट प्रोवाइड किया जा सके। और ना हमें सिर्फ डोमेस्टिक सप्लाई को बूस्ट प्रोवाइड करना है, उसको इंक्रीज़ करना है, बल्कि हम इसको फॉरेन कंट्रीज़ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, जिससे कि वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। और फ़िलहाल की जो सिचुएशंस हैं, कोविड जैसी सिचुएशन, उससे हम ग्लोबली फ़ाइट कर सकें और इस प्रॉब्लम से हम साथ में उभर सकें, निकल सकें बाहर। तो ये पूरा आर्टिकल था। इसके हम कुछ वर्ड्स देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ कन्फर्म, दैट इज़ टू ओबे अ रूल। सेकेंड इज़ नज, टू पुश समबडी। थर्ड इज़ एक्सप्लिकेबली, दैट इज़ कांट बी एक्सप्लेन्ड। एंड लास्ट इज़ आर्डुअस, दैट इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो हम बढ़ते हैं सेकेंड आर्टिकल की तरफ जो कि है अनवारंटेड अरेस्ट। तो फ़िलहाल आंध्र प्रदेश के एक MP हैं जिनका नाम है रघु रामकृष्ण राजू। इनको अरेस्ट किया गया है और इन पे चार्जेस लगाए गए हैं सेडिशन के चार्जेस। और सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो IPC की जो सेक्शन 124A है उसके तहत आता है और ये कॉलोनियल इरा का लॉ है जो आज भी हम उसको उसी वे में अप्लाई करते आ रहे हैं। एक्चुअली इन MP ने किया क्या था कि आंध्र प्रदेश के जो CM हैं रेड्डी साहब, उन पे इन्होंने उनके अगेंस्ट कुछ बातें कही हैं। पर यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि जो सेडिशन का लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये रूलिंग दी है
अनिश कुमार रूलिंग है जिसको 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इसमें कहा था कि अगर किसी ऑफेंस में प्रिजन का जो टर्म है वो 7 साल या इससे कम का है तो उसमें अरेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। और अगर हम सेडिशन का केस देखें तो उसमें मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है और यहाँ पे 3 साल तक का भी टर्म दिया जा सकता है, जेल टर्म दिया जा सकता है सेडिशन के चार्जेस में। तो अगर किसी पे सेडिशन का चार्ज लगा है और वहाँ पे 3 साल का भी प्रोविज़न है जेल का, तो उस इंसान को अरेस्ट किस बेसिस पे किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो कॉलोनियल रूल है उसको यूज़ करते हुए गवर्नमेंट अपने पावर को एक्स्ट्रा तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करने में या उनके अगेंस्ट जो कुछ बोल रहा है उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अक्सर इस सेक्शन को यूज़ किया जाता रहा है। अब देखिए होता क्या है कि सेडिशन का लॉ तब लगाया जा सकता है जब किसी पर्सन की वजह से पब्लिक ऑर्डर जो होता है उसको ग्रेट थ्रेट होता है या फिर एक्चुअल में वायलेंस हुआ होता है या वायलेंस को इंसाइट कराने की कोशिश की जाती है किसी पर्सन के द्वारा। पर इस केस में जब इन्हें अरेस्ट किया गया है रघु रामकृष्णा जी को, तो इस तरह के कोई भी केस वहाँ पे नहीं हुए हैं। उन्होंने सिर्फ सीएम के अगेंस्ट कुछ बातें बोली गई हैं जहाँ पे ना ही पब्लिक ऑर्डर का इशू आता है ना ही वायलेंस का इशू आता है। तो ऐसे में इन पर सेडिशन का चार्ज लगा के अरेस्ट कर देना एक गलत चीज़ है। और ना ही सिर्फ इनके अगेंस्ट, ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो कि सेडिशन के चार्जेस में उन्हें जेल में बंद किया गया है और इनके राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है सेडिशन का लॉ यूज़ करते हुए। अब राइटर का यहाँ पे कहना है क्योंकि ये कॉलोनियल रूल है और कॉलोनियल गवर्नमेंट इसको तब लेकर आई थी कि जिससे उस समय जो राइटर्स थे वो लोग जो इंडिया के लिए अपनी आवाज़ को उठा रहे थे तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए अंग्रेज़ी सरकार ये रूल लेकर आई थी। पर आज इंडिया क्योंकि इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो इस सेक्शन का यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं है। सेडिशन जैसे लॉ को या तो यहाँ से अबॉलिश किया जाना चाहिए या फिर उसको चेंज करके उस फॉर्म में ला कर चेंज करना चाहिए जो कि आज के कंटेक्स्ट में, आज की सिचुएशन में, डेमोक्रेटिक कंट्री में वो सही और सटीक बैठ सके। तो ये राइट टाइम है जब हम इस लॉ को देखें और इसमें सही तरीके से चेंजेस ला सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फर्स्ट इज़ डायट्राइब, दैट इज़ अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक। यानी यहाँ पे जो रघु रामकृष्णा जी ने किया है वो डायट्राइब ही है, बट इसको सेडिशन का नाम देके उनको अरेस्ट किया गया है। सेकेंड इज़ अनएडिफाइंग, दैट इज़ अनप्लीजेंट। थर्ड इज़ फ्रेड, दैट इज़ टू गेट एनॉयड। तो यहाँ पे थर्ड एंड लास्ट आर्टिकल जो आज हम पढ़ेंगे वो है द बाइडन पुश बटन टू वेस्ट एशियाज़ डिप्लोमेटिक रीसेट। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो समझना है वो है कि हम मिडिल ईस्ट का मैप समझेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हम वो देखेंगे। यहाँ पे डबल टी आएगा। तो मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? ईरान, ईरान की कैपिटल है तेहरान। सेकंड है टर्की, टर्की की कैपिटल है अंकारा। थर्ड है सीरिया और सीरिया की कैपिटल है दमस्कस, ये दिखा रखा है दमस्कस। नेक्स्ट है लीबिया, लीबिया की कैपिटल है बेरूत। देन है जॉर्डन और जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, यहाँ पे दिखा हुआ है, बहुत हल्का है। उसके बाद हम देख रहे हैं इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। फिर है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियद। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है कुवैत, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। देन हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे है बाहरेन और यहाँ पे हम देख रहे हैं कतर और कतर की कैपिटल है दोहा। ये है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट जिसकी कैपिटल है आबू धाबी। यहाँ पे है ओमान और यहाँ पे हम देख रहे हैं यमन और ओमान की कैपिटल है मस्कट और यमन की कैपिटल है सना। तो हमने ये सारी कंट्रीज़ और यहाँ पे ये जो कंट्री है ब्लू कलर में ये है इज़राइल और हमें जो इसके बीच में छोटा सा पार्ट नज़र आ रहा है इधर और इधर ये है पैलेस्तीन, जो इज़राइल एंड पैलेस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं अक्सर। और ये वाला जो पोर्शन है पैलेस्तीन का, वो पोर्शन जो इधर है इसको हम कहते हैं वेस्ट बैंक और ये छोटी सी जो लैंड स्ट्रिप है इसको हम कहते हैं गाज़ा स्ट्रिप। तो ये है मिडिल ईस्ट का मैप और इसी के थ्रू यहाँ पे क्या सिचुएशंस चल रही हैं और इस आर्टिकल में क्या बताया गया है हम वो पढ़ते हैं। आपको लोकेशन याद रखनी है और साथ ही साथ देखिए
यहाँ पे कुछ वाटर बॉडी है हमें जो याद रखना है। ये है रेड सी, यहाँ पे एक कैनाल जाती है जो कि है स्वेज कैनाल, और यहाँ पे एक छोटी सी वाटर बॉडी है जिसको हम कहते हैं गल्फ़ ऑफ अकाबा। ये है मेडिटेरेनियन सी। ये बीच में वाटर बॉडी है सी ऑफ मरमरा। ये है ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी। फिर यहाँ पे है पर्शियन गल्फ़, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ ओमान, और यहाँ पे अरेबियन सी। यहाँ पे और यहाँ पे दो स्ट्रेट हैं, इनका नाम, ये जो स्ट्रेट है उसको हम कहते हैं बाबल मांदब, और ये जो स्ट्रेट है इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये सारी कंट्रीज़, इनकी कैपिटल, इनके सराउंडिंग जो वाटर बॉडीज़ हैं और जो स्ट्रेट्स हैं वो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे इस पूरे मिडिल ईस्ट में एक ही कंट्री है जो हम कह सकते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि है जॉर्डन। बाकी सारी कंट्री किसी ना किसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे दो और आप कंट्री याद रखेंगे, एक ये है जो कि है अज़रबैजान, और ये है अर्मेनिया। और इनके अज़रबैजान और अर्मेनिया के बीच में कुछ महीने पहले ही टेंशन्स थी, जो कि शायद आप लोगों ने पढ़ा और सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को कि क्या कहा हुआ है इसमें। देखिए, मिडिल ईस्ट की कंट्री, उसकी हिस्ट्री ही ऐसी रही है कि ये हमेशा से एक डिस्टर्ब्ड एरिया के रूप में देखा जाता रहा है। यहाँ से बहुत सारे फोर्सफुल माइग्रेशन हुए हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस, कॉन्फ्लिक्ट, और ये कंट्री आपस में एक दूसरे से फ़ाइट करती रहती हैं। और अक्सर इन कंट्रीज़ की एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन जैसी चीज़ देखी नहीं जाती है। हमेशा कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और वॉर जैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी रहती है। पर हाल फिलहाल में ये सिचुएशंस चेंज हो रही हैं और ये कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज कर रही हैं, और ऐसा प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। तो इस कंटेक्स्ट में अप्रैल 9 को सऊदी अरबिया एंड ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई है, और यहाँ पे ये यमन कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने की बात कर रहे हैं। इसको समझते हैं हम इस मैप के थ्रू। देखिए, ये है यमन, ये है सऊदी अरबिया, और ये है ईरान। सऊदी अरबिया और यमन के बीच में काफ़ी समय से वॉर जैसी सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं यहाँ पे। और ईरान, यमन के वो लोग जो फाइट में इन्वॉल्व हैं उनको हम कहते हैं हाउथीज़, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है हमेशा से। और क्योंकि ईरान और सऊदी अरबिया एक दूसरे के राइवल माने जाते रहे हैं, तो ईरान यहाँ पे यमन का सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो सऊदी अरेबिया पे इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है एक तरह से, उसमें ईरान का बहुत बड़ा रोल है बढ़ाने के लिए। तो अब सऊदी अरबिया और ईरान आपस में साथ आए हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जिससे कि इस रीजन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जा सके। फिर हम देखेंगे कि सेकंड यहाँ पे कतर पे ब्लॉकेड लगाया गया था 4 कंट्रीज़ के द्वारा, सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन एंड इजिप्ट। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देखते हैं हम। सऊदी अरबिया, बहरीन है यहाँ पे, यूएई है यहाँ पे, इजिप्ट है यहाँ पे। तो इनके द्वारा कतर पे कौन कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, ये है यूएई, और यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है बहरीन। इसके द्वारा इस कतर कंट्री पे ब्लॉकेड लगाया गया था, और अभी जनवरी में इस ब्लॉकेड को रिमूव कर लिया गया, यानी यहाँ पे भी टाइस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड हम देखेंगे मई 5 में टर्की एंड इजिप्ट के बीच में भी बात शुरू हुई है। इसका अभी हम मैप पे एक बार देख लेते हैं। इजिप्ट है ये और टर्की है ये, इनके बीच में भी एक राइवलरी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, पर अब इनके बीच में बातचीत हो रही है और रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब इनके बीच में पॉइंट क्या है कि इजिप्ट के जस्ट बगल में एक कंट्री है जिसका नाम है लीबिया, और लीबिया भी, ये जो यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लीबिया तक पहुँची हुई हैं, और लीबिया में भी कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो यहाँ की कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके इस रीजन में पीस स्टैब्लिश करना, और साथ ही साथ देखिए इजिप्ट और टर्की दोनों इस मेडिटेरेनियन सी से टच होते हैं, यानी मेडिटेरेनियन सी में इनके जॉइंट इंटरेस्ट हैं। तो ये साथ में मिलकर इस मेडिटेरेनियन सी में जो दूसरी पावर्स हैं उनको टैकल करना चाहते हैं। अब ये दूसरी कौन कौन सी पावर हैं? फर्स्ट तो है इज़राइल, जो कि काफ़ी पावरफुल कंट्री है। सेकेंड एक आइलैंड है साइप्रस, और इस साइड में एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं ग्रीक।
तो इन तीनों को चैलेंज देने के लिए इजिप्ट एंड टर्की साथ आए हैं और मेडिटेरेनियन सी में अपने जॉइंट इंटरेस्ट को ये साथ में देखते हैं। अब इन सभी जो टाइज हो रही हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, इनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो बताया जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडेन के पहले यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे ट्रंप। उन्होंने भी मिडिल ईस्ट से अपने आप को एक तरह से बाहर निकाला था और ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की उन्होंने कोशिश नहीं करी थी। और उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की ही कोशिशें की थी कि मिडिल ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करके वहाँ पे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इस रीजन में वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इससे इन बाकी कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को एक तरह से ये मौका मिला है कि वो आपस में टाइज़ को सुधार सकें और दूसरों पर डिपेंड ना रखें। मतलब कि ये अपने रिलेशंस को अपने एंगल से देखें, ये किसी वेस्टर्न पावर या किसी अपनी एली की नज़रों से ना देखें। अब यहाँ पे देखिए जो टर्की है, यानी कि ये वाली कंट्री, ये एक नाटो कंट्री है और नाटो जिसमें वेस्टर्न पावर एंड यूएसए वगैरह है, पर टर्की के जो टाइज़ हैं वो रशिया से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और ये यूएसए को परेशान कर रहा है। और इसके रिस्पांस में रशिया ने, ये देखिए यहाँ पे जो अर्मेनिया कंट्री है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में टर्किश पीपल के लोगों द्वारा यहाँ पे जो अर्मेनियन लोग हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ की गई थी। तो टर्की इसको एक्नॉलेज करता है कि हाँ, उस समय काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, एट्रॉसिटीज़ हुई थी, पर टर्की इसको जीनोसाइड नहीं मानता है। जबकि यूएसए ने अभी रिसेंटली अर्मेनियन जीनोसाइड को रिकॉग्निशन दिया है, जिससे टर्की ने अपना अपोजिशन जाहिर किया है और वो इस जीनोसाइड को मानने से हमेशा से मना करता आया है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस रीजन में, उससे यहाँ की कंट्रीज़ ने ये तो ज़रूर सीख लिया है कि इसका कोई मिलिट्री आउटकम नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से फाइट करते रहेंगे, वॉर करते रहेंगे। ऐसे में क्या होगा, कोई भी एक कंट्री यहाँ पे जीते और दूसरी कंट्री हारे, ऐसा हो ही नहीं रहा है। ये कॉन्स्टेंटली वार पे वार किए जा रहे, कॉन्फ्लिक्ट्स होते जा रहे हैं। ऐसे में वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। इन कंट्रीज़ की इकोनॉमिक हालत इसकी वजह से ख़राब हो रही है। ओवरऑल इन कंट्रीज़ और पूरे रीजन पे इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट आया है। तो इससे इन्होंने कुछ सीखा, समझा और अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने की ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़, हमने हाउथी रेबल्स के बारे में पढ़ लिया कि ये कहाँ पे, यमन के रेबल्स हैं जो कि कॉन्स्टेंटली सऊदी अरेबिया से वार में हैं और इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ईरान के द्वारा। और अब इसको ईरान ने टाइज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरबिया के साथ। अब यहाँ पे जो कतर है और सऊदी अरबिया है, उनके बीच में भी रिश्ते नॉर्मलाइज होने लग गए हैं। ये भी एक दूसरे के मतलब मतलब ऐसी कंट्री थी जो एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। कतर यहाँ पे है, इजिप्ट यहाँ पे, तो ये भी आपस में टाइज़ को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ टर्की एंड सऊदी अरबिया भी अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि इन कंट्रीज़ में आपस में सभी कंट्री एक दूसरे से फ़ाइट कर रही थी, कांस्टेंट इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट से, पर अब ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज़ कर रही हैं। पर अभी कुछ भी कहना इसके बारे में बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जस्ट इस चीज़ की शुरुआत ही हुई है, ये बहुत अर्ली स्टेज है और फ़िलहाल इस पे कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट करना या आसार लगाना गलत ही होगा, क्योंकि इसका क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, आगे क्या होना है, किसी को कुछ नहीं पता। हालांकि ये ज़रूर है कि ये कंट्रीज़ आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रही हैं, पर ये सभी कंट्री एक दूसरे को शक की नज़रों से देखते हैं, कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो ऐसे में अगर इस रीजन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी लेकर आनी है, तो एक थर्ड कंट्री यहाँ पे एक फैसिलिटेटर के रूप में या मेडिटेटर के रूप में ज़रूर चाहिए, जो इस कोशिश को आगे अच्छे से चला सके। तो ऐसे में इंडिया अपना रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया के इन सभी कंट्रीज से टाइज़, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ से जो टाइज़ हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ से, इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में
इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इंडिया और ऐसे ही जो लाइक माइंडेड कंट्री है इंडिया उनके साथ मिलकर एक एसोसिएशन बना सकता है और इस रीजन में अपना रोल प्ले कर सकता है यहाँ के टाइज को नॉर्मलाइज करने में और इस रीजन में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्टैब्लिश करने में। तो यहाँ पे इंडिया का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिया इस जो मौका मिला है उसे, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको अच्छे से फ़ायदा उठा सकता है। तो यहाँ पे वो वर्ड्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ डेक्सटैरिटी, दैट इज़ स्किल एट डूइंग थिंग्स, एंड नेक्स्ट इज़ एनिमोसिटी, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेटर्ड। तो यहाँ पे हमारे आज के एडिटोरियल के सारे आर्टिकल्स एंड वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।